Today we have our fifth chapter which is major domains of the earth. तो अब हम इसे शुरू करते हैं. So as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. तो हमारे जो 8 planets हैं उसमें अर्थ ही एक ऐसा है जहाँ पे लाइफ जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए हमको, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर, वो सिर्फ धरती पे प्रेजेंट है. So the surface of earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. तो ये जो सरफेस है अर्थ का वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे जो लाइफ सस्टेनिंग चीज़ जैसे लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के साथ या तो इंटरेक्शन में होती हैं या फिर एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर. तो लिथोस्फेयर वो लैंड है जहाँ पे हम, मतलब ज़मीन, जो धरती हम बोलते हैं, जो मिट्टी वाला एरिया है, इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं. उसके बाद जो गैशियस लेयर प्रेजेंट है अर्थ के अराउंड, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. और जो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग और दूसरी तरीके की गैसेस हैं. इसके अलावा जो बहुत लार्ज पोर्शन है अर्थ का और बहुत एरिया में जो डिवाइडेड है, जिसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. और हाइड्रोस्फेयर में क्या है, पानी है, आइस है, वाटर वेपर्स है. और जो बायोस्फेयर एक ऐसी जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक साथ हैं, यानी कि ये सारी फॉर्म्स जो इकट्ठी जब आ रही हैं तो वो बायोस्फेयर में होती हैं. अब हमें यहाँ पे दिया है वर्ड ओरिजिन. सो इन ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन एंड एटमोस मीन्स वेपर. तो ये ग्रीक लैंग्वेज के हैं जहाँ पे लिथोस मतलब स्टोन होता है, यानी कि धरती कैसी होती है, ठोस होती है, तो इसीलिए लिथोस्फेयर नाम दिया. फिर एटमोस का मतलब वेपर होता है और ह्यूड्रोस मीन्स वाटर होता है. ठीक है, तो हाइड्रोस्फेयर इस तरीके से नाम पड़ा. और बायोस मतलब लाइफ होता है. तो now moving towards lithosphere, the solid portion of earth is called lithosphere. तो जो solid portion है अर्थ का, हमने जैसे पढ़ लिया, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं. तो लिथोस्फेयर में क्या होता है, रॉक्स होती हैं और अर्थ क्रस्ट होता है और जो थिन लेयर्स होती हैं सॉइल की, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करते हैं. जैसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको भी क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए. सो देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस. तो जो अर्थ सरफेस है वो दो मेजर डिविजन्स में डिवाइडेड है. जो लार्ज लैंड मास है जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम ओशियन बेसिन्स कहते हैं. ये जो ओशियंस हैं ये वर्ल्ड को, मतलब पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. ये हम जो फिगर है 5.1 उसमें देखेंगे. और हमें ये बोला है कि क्या ये जो लैंड मास है ये भी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. तो जो सी वाटर है ना वो पूरे अच्छे से पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे जितने भी ओशंस उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सेम होता है. जो एलिवेशन है सी का, उसको मतलब जो एलिवेशन है लैंड का उसको हम सी लेवल से ही नापते हैं, क्योंकि सी लेवल जो है वो ज़ीरो माना जाता है और जो सी लेवल है वो हर जगह एक बराबर होता है. तो ये है सारे ओशियंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं पानी से, अगर आप देखो तो, है ना. तो हमें पूछा था कि लैंड भी क्या कनेक्टेड है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हाँ, कुछ हद तक हम कह सकते हैं, बट नॉट एवरीवेयर. जैसे ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल आइसोलेटेड आइलैंड हो गया, मतलब आइलैंड है, इस कॉन्टिनेंट भी है. और अंटार्कटिका भी एक बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया. तो ये हैं कुछ आइसोलेटेड. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट. हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट होती है जो कि 8,848 मतलब उसकी मीटर्स हाइट है. उसके बाद जो ग्रेटेस्ट डेप्थ में जो पैसिफिक ओशन में जो ग्रेटेस्ट डेप्थ में
माउंटेन प्रेजेंट है उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब हमें ये कुछ दिया हुआ है कि जो एडमुंड हिलेरी है न्यूजीलैंड के, और टेंजिन नॉर्वे हैं, टेंजिन नॉर्वे शेर्पा, ये पहले आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया इस प्लैनेट अर्थ में। और इसका जो डेट है वो है 29 मई 1952। और जुनको ताबिया जो है वो पहली वुमेन है जो यहाँ तक पहुँची हैं, जिन्होंने 16 मई 1975 को ये क्लाइम किया था। उसके बाद जो इंडियन वुमेन है बचेंद्री पाल जो है वो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये हाईएस्ट पीक जो है उसको क्लाइम किया। तो क्या नाम है उनका? तेंजिन नॉर्वे शेर्पा और एडमंड हिलारी। ठीक है। देन मूविंग टूवर्ड्स द कॉन्टिनेंट। और मरियाना ट्रेंच क्या है? ज़मीन मतलब पानी में है प्रेजेंट। और देन मूविंग टूवर्ड्स द कॉन्टिनेंट्स। सो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। तो ये वाटर बॉडीज़ से क्या है? सेपरेटेड है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दिए हुए हैं, उनके नाम क्या हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो बेसिकली 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट ग्रेट पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो अगर हम अपने मैप में देखेंगे तो हमें मिलेगा कि बहुत ग्रेट जो पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा ये क्या करता है? ये कवर करता है 1/3 ऑफ टोटल लैंड ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ। उसके बाद ये जो कॉन्टिनेंट है ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इस कॉन्टिनेंट से पास होता है। और जो एशिया है वो यूरोप से, यूरल माउंटेन जो है उनसे सेपरेटेड है। तो ये जो जो ये कंबाइंड मास है यूरोप का और एशिया का, जिसको हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेटेड है यूरल माउंटेन के थ्रू। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, विच इज़ यूरोप। तो यूरोप एशिया से छोटा है और ये वेस्ट में एशिया के वेस्ट में क्या है? लाई करता है। जो आर्कटिक सर्कल है वो पास होता है इस यूरोप से। यूरोप बेसिकली थोड़ा ठंडा भी है इसी चक्कर में। ये क्या है? वाटर बॉडी, 3 साइड से इसमें पानी की मतलब पानी से बाउंडेड है ये। और हमें इसको देखना है और लोकेट करना है, तो हमने देख लिया है। उसके बाद है अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। इससे इक्वेटर जो है वो पास होती है इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच। और ये जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, कुछ पार्ट साउथ में भी है। सो यू विल लुक दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। तो यानी कि ये ही एक ओनली कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जो है वो पास होती है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है। ये अफ्रीका में सिचुएटेड है। जो कॉन्टिनेंट है मतलब उसको 3 साइड से क्या करता है? बॉन्ड करता है, ओशियन और सी से। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जिसको हम नाइल रिवर कहते हैं, जो कि अफ्रीका में फ़्लो करती है। अब हमें नोटिस करना है इक्वेटर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो कहाँ पे पास हो रही है? अफ्रीका में। ये देखना है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का और ये लिंक है साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड के थ्रू, जिसको हम स्थिमस ऑफ
पनामा कहते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इस्थमस ऑफ पनामा से जो नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। उसके बाद जो कॉन्टिनेंट है वो लाई है नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी साउथ हेमिस्फेयर में बिल्कुल नहीं आता ये। और जो 3 ओशियंस हैं जो उसको सराउंड कर रहे हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। वी हैव देन द नेक्स्ट विच इज़ साउथ अमेरिका। पहले हम देख लेते हैं कि कौन से ओशियंस इसको, नॉर्थ अमेरिका को कौन से ओशन कर रहे हैं। अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, तो ये 3 जो ओशियंस हैं ये नॉर्थ अमेरिका को कवर कर रहे हैं। नाउ वी हैव साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। विच 2 ओशन सराउंडिंग इट, 2 ओशन इसको सराउंड करते हैं। जो एंडीज़ है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और इसकी जो लेंथ है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। एंडीज़ वो भी साउथ अमेरिका में है। उसके बाद साउथ अमेरिका में जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, जो कि अमेज़ॉन है, और लॉन्गेस्ट क्या है, नाइल है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, साउथ हेमिस्फेयर में लाई करता है, ओशियन से सराउंडेड है और आइलैंड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये जो इंडिया है, इंडिया को श्रीलंका से जो कनेक्ट कर रहा है, हमें इस स्ट्राइट का नाम बताना है। जो स्ट्राइट है एक नैरो पैसेज होता है जो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है स्थमस हमको। जो स्थमस है वो क्या है, एक नैरो लैंडमास है जो ज्वाइन कर रहा है लैंड मासेस को। तो ये क्या है, स्थमस ऑफ पनावा, और इसका नाम हमें बताना है। फिर हमारा नेक्स्ट है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका कंप्लीट एक ह्यूज एक आइलैंड है जो कि कम्प्लीटली साउदर्न अमेरिका में है। ये साउथ पोल में है। एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, सेंटर में इस कॉन्टिनेंट के साउथ पोल का रीजन आता है, जो कि मतलब जो कि परमानेंटली बहुत मोटी आइस से कवर रहता है और यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है अंटार्कटिका में। तो जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है उसका नाम क्या है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है वो नाम है उन आइलैंड के, उन रिसर्च स्टेशन के जो कि इंडिया के अंटार्कटिका में प्रेजेंट है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ हाइड्रोस्फेयर। तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तरह से मानूँ तो दिस चैप्टर इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें इसमें आई हुई हैं। तो हाइड्रोस्फेयर की बात करें हम, जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जो इसमें 71% जो अर्थ है वो पानी से कवर है, 29% लैंड से कवर है। जो हाइड्रोस्फेयर है वो बेसिकली पानी का ही फॉर्म होता है। जैसे जैसे पानी जो है और ओशियन और लेक में जा रहा है, ओशियंस में और रिवर्स में जाता है और लेक में प्रेजेंट होता है, जो हमारी ग्लेशियर्स में आई है वो अंडरग्राउंड वाटर है वो, और जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, ये सब भी हाइड्रोस्फेयर में आते हैं। इसके बाद 97% जो अर्थ का पानी है वो हमें ओशंस में मिलता है और ये सॉल्टी होता है, तो ह्यूमन यूज़ के लिए दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। उसके बाद जो लार्ज प्रोपोर्शन है बाकी के बचे हुए पानी का वो आइस शीट्स में कवर्ड है, ग्लेशियर्स में, और स्मॉल परसेंटेज जो है फ्रेश वाटर की वो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है। तो 0.03 जो है वो फ्रेश वाटर है और बाकी का पूरा स्टोर्ड वाटर है आइस शीट की फॉर्म में। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़, फिर हमें ये दिया हुआ है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। Hence, despite being a blue planet, we face shortage of water.
तो हाँ, हम ब्लू प्लैनेट हैं, पूरा ओशियन से कवर है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पानी की। और वो शॉर्टेज किस वजह से है या क्यों है, वो हमें यहाँ से पता चल गया है। तो हमें देखना है इनमें से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज़ लार्जेस्ट, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप है इन दोनों के कंपैरिजन में। देन मूविंग टूवर्ड्स द ओशियन, तो ओशियन जो है वो बहुत एक मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और जो ओशियन का पानी है वो हमेशा मूव होते रहता है। इसमें 3 चीफ मूवमेंट जो है ओशियन के वाटर के, वो हैं वेव्स के मूवमेंट होते हैं, टाइड होते हैं और ओशियन करंट होता है। जो 5 मेजर ओशियंस हैं उनके नाम है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। तो ये हमें इनके साइज़ के अकॉर्डिंग दिया है। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशियन है और फिर साउदर्न ओशियन है और फिर आर्कटिक ओशियन है। सबसे छोटा है आर्कटिक और सबसे बड़ा है पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है, ये 1/3 लैंड में स्प्रेड है। मेरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी इसी पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट है। पैसिफिक ओशियन जो है वो सर्कल होता है शेप में। ऑस्ट्रेलिया और एशिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को सराउंड करता है, मतलब सराउंडेड है इस ओशियन से। हमें मैप में देखना है और हमें लोकेशन देखनी है इस ओशियन की और कॉन्टिनेंट्स की। फिर हमारे पास डुबलिन और बेलफास्ट, ये क्या है, इंटेंडेड कोस्ट लाइन। सो वी हैव द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन के बाद सेकंड नंबर का लार्जेस्ट ओशियन है हमारे वर्ल्ड में। ये एस शेप का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड्स, यानी कि जो साउथ और नॉर्थ अमेरिका है उसकी वेस्टर्न साइड्स पे ये प्रेजेंट है। यूरोप और अफ्रीका की ईस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है। और जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशियन की, वो बहुत ज़्यादा इंडेंडेड है, मतलब कि इरेगुलर है। जो हमको कोस्ट लाइन दी हुई है इंडेंडेड कोस्ट लाइन, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है। प्रोवाइड देयर आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, यानी कि नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स यहाँ पे बहुत मतलब आइडियल लोकेशन है उनकी, वहाँ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन, यानी कि ट्रेड वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा बिजी ओशियन है अटलांटिक ओशियन। जो इंडियन ओशियन है ये सिर्फ एक ऐसा नाम मात्र ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नेम पे दिया हुआ है, और ये इंडिया के नेम पे है इंडियन ओशियन। जो स्मॉलेस्ट ओशियन है, ये जो शेप है इस ओशियन का, ये ट्रायंगल शेप है। और साउथ में इट इज़ बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्थ साइड में ये एशिया से बाउंडेड है, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही को टच करता है इंडियन ओशियन। उसके बाद जो साउदर्न ओशियन है वो इंसर्कल करता है अंटार्कटिका को, और ये एक्सटेंडेड है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ। जो आर्कटिक ओशियन है वो लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल में, उसके जो साउदर्न पोल जो नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। और ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से एक नैरो स्ट्रेच से पानी के, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। शैलो वाटर, मतलब आर्कटिक ओशन शैलो वाटर ऑफ स्ट्रेट से कनेक्टेड है, बेरिंग स्ट्रेट से। और ये नॉर्दर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका के और यूरेशिया के क्या करता है, बाउंड करता है। यूरेशिया क्या है, यूरोप प्लस एशिया। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट बायोम विच इज़ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इसमें दी हुई है लेयर एटमॉस्फेयर की।
तो ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो इसका एक निमोनिक है, डार्लिंग ट्रस्ट मी इन एग्ज़ाम। तो टी से टोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, यहाँ पे बीच में आयनोस्फेयर भी है, फिर उसके बाद है थर्मोस्फेयर एंड देन लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो अब ये जो हमारा जो अर्थ है वो सराउंडेड है एटमॉस्फेयर से, और लेयर ऑफ गैसेस हैं ये। एक थिन ब्लैंकेट है एयर का, जो कि हमारे प्लानट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारे प्लानट का इंटीग्रल पार्ट है। ये हमको एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करते हैं, और हमको प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है सन रेज़ का उससे। जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर्स तक की हाइट तक एक्सटेंडेड है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड है 5 लेयर्स में, और टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं इन सभी लेयर्स में। इसमें सबसे पहले जो स्टार्टिंग लेयर है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके बाद स्ट्रैटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, और फिर एक्सोस्फेयर है। जो एटमॉस्फेयर है ये मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, जिसमें 99% क्लीन ड्राई एयर है। उसके बाद नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, और बाकी अदर गैसेस हैं। दूसरी गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, और जो कि 1% है वॉल्यूम का। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ। जो ऑक्सीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ब्रीदिंग करते हैं उसकी। जो नाइट्रोजन है ये हमें हेल्प करती है और ग्रो, मतलब हेल्प करती है हमें और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में। प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजन, और इवन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे भी डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, और इसको अब इसके अपटेक के लिए बहुत सारे अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट है। ये इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले करती है कि ये हमारी पूरी अर्थ को थोड़ा वार्म रखती है। जब सन चला जाता है कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और प्लैनेट को गर्म रखती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ वगैरह के लिए। अब ये जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, ये हाइट के साथ वेरी करती है। जैसे हम जब मैक्सिमम हाइट में चले जाएं सी लेवल से, तो वहाँ पे जो है वो एयर और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके मूव करते हैं। क्लाइंबर्स को प्रॉब्लम एक्सपीरियंस होती है ब्रीदिंग वगैरह की, तो दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होते रहता है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाता है। दीज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जो प्रेशर है ये जगह जगह पे अलग अलग होता है। कुछ एरिया में हमको ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस होता है, और कुछ एरिया में हमको कम प्रेशर एक्सपीरियंस होता है। देन हमारा बायोस्फेयर है। बायोस्फेयर जो है वो बहुत नैरो जोन है, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा ये जो ज़ोन है ये लाइफ की जो ज़ोन है, और इसीलिए ये हमारे प्लानट को यूनिक बनाती है, और हमारा एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। देर आर सेवरल स्पीसीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ हैं। वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स हैं, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, मैमल्स प्रेजेंट हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, एक दूसरे के साथ लिंक जो कर रहे हैं वो इसी बायोस्फीयर की वजह से। ये जो ऑर्गेनिज्म है इस बायोस्फीयर में वो ब्रॉडली डिवाइडेड हैं प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। जो 3 डोमेन हैं अर्थ के जो इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। जैसे कि जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे हमें लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, या फिर हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन स्लोप से जो है सॉइल भी रिमूव हो रही है।
सिमिलरली जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता है नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे अर्थक्वेक हो गया या सुनामी हो गया, उस वजह से भी जो लैंड है वो चेंज होती है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, there would be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Part of Andaman and Nicobar were submerged under water. तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसके कुछ जो एरियाज़ हैं वो नीचे पानी में दब गए इसी वजह से। इसके बाद डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स रिवर मेक्स द वाटर अनसस्टेनेबल फॉर ह्यूमन यूज़। तो जब हम वेस्ट मटेरियल वगैरह या इंडस्ट्रीज़ का जो पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसको बिना ट्रीट किए रिवर्स में डाल देते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट करता है रिवर को, और उसमें भी जो लाइफ है उसको ये अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। इसके अलावा जो इमिशन है इंडस्ट्रीज़ से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो थर्मल पावर पॉइंट होते हैं, फिर व्हीकल्स होते हैं, ये पोल्यूट करते हैं हमारी एयर को। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, CO2 जो है वो इंक्रीज़ हो रही है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर में, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशन का लेवल बढ़ रहा है, लैंड घट रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो देयर इज़ दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज का जो मतलब जो यूज़ है उसे लिमिट करना है, ताकि हम एक बैलेंस जो है अपनी अर्थ में बना सकें, और ये जो डोमेन्स हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के, इन्हें मेंटेन करके रख सकें। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी करेंगे 11th की सॉरी हम करेंगे 7th की सीरीज़ शुरू इसके बाद। सो थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।